बीजेपी की जहां सूची जारी होने का इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जयराम महतो ने चौंकाने वाला काम किया है और 14 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। टुंडी सीट पर मोतीलाल महतो के नाम की घोषणा की गई है और माना जा रहा है कि कई सीटों पर जयराम महतो ने जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा की है तो त्रिकोणीय संघर्ष अब देखने के आसार हैं और वहां त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई देगा। तो जयराम महतो ने 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और अगर देखा जाए तो इन 14 सीटों पर जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है उसमें उन्होंने मांडर से पूना भगत, टुंडी से मोतीलाल महतो, धनवार से राजेश रतन, कोडरमा से मनोज यादव, बरही से कृष्ण यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग से उदय कुमार मेहता, धनबाद से सपन मोदक, सिंदरी से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी, गांडे से रिजवान अंसारी, गोड्डा से परिमल ठाकुर, खरसावां से और डाल्टनगंज से। हालांकि खरसावां और डाल्टनगंज से प्रत्याशी कौन होंगे इस बात की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे जयराम की पार्टी की तरफ से। हमारे साथ चर्चा करेंगे इसी पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और मदन है, दोनों से बातचीत करेंगे। राकेश जी, जिस तरह से ये सूची जारी की गई है, जयराम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और कहा भी है कि 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है। कुल 20 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इससे पहले 6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए थे सबसे पहले, और अब दूसरी लिस्ट भी आ गई है। 14 सीट पर जो है उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। और अगर आप इसमें उम्मीदवारों को देखें तो लगता है कि कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जो जयराम ने जो प्रत्याशी दिए हैं, उसे देखकर उन सीटों पर जो संभावित उम्मीदवार होंगे या जो सिटिंग विधायक होंगे उनका तनाव थोड़ा बढ़ गया होगा। क्योंकि अगर जयराम फैक्टर चलता है तब फिर जो है इन सीटों पर इन प्रत्याशियों का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत जो कुछ सीटें हैं वहाँ पर जो प्रभाव था वो बहुत ज़बरदस्त था जयराम का, और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। इसके अलावा हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत जो कुछ सीटें आती हैं वहाँ पर उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि अभी जो उन्होंने लिस्ट जारी की है और उसमें से कुछ पर जो है तनाव बढ़ने वाला है। टुंडी में अगर आप देखें, मोतीलाल महतो को कैंडिडेट बनाया गया है, एक सशक्त उम्मीदवार हैं। वहाँ से मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम के हैं, वो विधायक हैं। और हमने देखा कि जो टुंडी में लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त जब जयराम यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो लगभग 60,000 के आसपास वोट उन्हें आए थे। तो अगर वो इतना वोट, अगर उनकी कैंची चली और इतना वोट उन्होंने काट लिया अपनी कैंची से, तो फिर जान लीजिए कि मुश्किलें जो है अन्य प्रत्याशियों के लिए बढ़ सकती हैं। तो इसी तरह से कुछ और सीटें हैं। एक और महत्वपूर्ण सीट जिसकी मैं चर्चा करूंगा, गांडे सीट की, जहां से कि खुद कल्पना सोरेन जो है वो विधायक हैं और वहां पर उन्होंने जो है एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है, रिजवान अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो गांडे सीट है वहाँ पर लगभग 27% के आसपास जो है मुस्लिम वोटर्स जो है वो हैं और महतो 13 से 15% हैं। तो अगर वहाँ पर अल्पसंख्यक वोटर्स में डेंट लगता है तो कल्पना सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर महतो वोटर्स में ही अकेले डेंट लगता है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें वहां बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जयराम ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं और जो चुनावी समीकरण हैं उससे कई संभावित प्रत्याशी और कई सिटिंग एमएलए के तनाव बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से मदन, कोडरमा से देखिए नीरा यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि मनोज यादव छात्र नेताओं के तौर पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं, छात्र नेता छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। उसी तरह से धनवार से भी उन्होंने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है जो बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एक सधे हुए राजनीतिक के जो एक चाल होती है वो जयराम ने दिखाया है। वो इसलिए क्योंकि उम्मीदवारों का चयन का जो अब फॉर्मूला होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिन सीटों पर जिस जाति वर्ग के लोग सबसे अधिक हैं उस वर्ग के उम्मीदवार को चुना जाता। सबसे पहले कोडरमा देखिए, कोडरमा से उन्होंने मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया और दूसरा है बरही। दोनों ऊपर नीचे ही है, यानी कि 4 नंबर पर कोडरमा को रखा और 5 नंबर पर बरही को रखा है।
तो यहाँ से भी कृष्ण यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ भी देखिए वर्तमान में उमाशंकर अकेला यादव जो हैं वो विधायक हैं। इससे पहले जो बीजेपी के थे मनोज यादव वो उम्मीदवार रहे। तो ऐसे में जो जातिगत समीकरण को देखते हुए उन्होंने उम्मीदवार का चयन किया है। अब हमारे सहयोगी ने कहा कि भाई बरकट ये गांडे को देखिए, गांडे में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा जो है एक डिसाइड किया जाता है कि यहाँ से कौन प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने अकील अख्तर को अपना जो है रिजवान अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो एक सधे हुए चाल को अपना आगे बढ़ाते हुए जयराम ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन होगा सामने वाला उम्मीदवार, इसकी परवाह किए बगैर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा सबसे पहले करना, इसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो जयराम को मिलेगा। अब देखिए त्रिकोणीय मुकाबले जहां जहां होंगे, अब किसका वोट कटेगा और कौन बाजी मारेगा, ये भी एक टेंशन का विषय है। अब देखिए जैसे एक और बात महत्वपूर्ण है उदय कि अगर हम कोडरमा की बात कर रहे हैं, वहाँ मनोज यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि पिछले दिनों कई खबरें ऐसी आ रही थी कि जयराम और मनोज यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, किस तरह से कुछ वीडियोस भी जो है वो वायरल हो रही थी। लेकिन मनोज यादव को टिकट दिया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब मनोज यादव चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर, तो उन्हें कोडरमा विधानसभा से सिर्फ 3000 वोट मिले थे। अब विधानसभा में वो कितना असर छोड़ते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैंने मनोज यादव और जयराम की बात इसलिए की क्योंकि जब फिर आप हजारीबाग में आते हैं तो वहाँ संजय मेहता का नाम नहीं है, वहाँ से उदय कुमार मेहता का नाम है। तो जो रिश्तों की बात आ रही थी कि मनोज यादव और जयराम की जो बातें चल रही थी और संजय मेहता और जयराम की जो बातें चल रही थी, तो मनोज यादव को तो टिकट मिल गया है, लेकिन संजय मेहता को कोई टिकट नहीं मिला। उन्होंने एक अलग संगठन भी बना लिया है। तो अब इन सब के बीच अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिल्ली से देवेंद्र महतो को टिकट मिलेगा? क्या वो मनोज यादव की तरह टिकट पाने में सफल होंगे? क्योंकि मनोज यादव भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और देवेंद्र महतो ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो उस आधार पर क्या उनको टिकट मिल जाएगा, या जिस तरह से संजय मेहता का टिकट कटा है देवेंद्र महतो का टिकट कट जाएगा? ये देखना अब दिलचस्प होगा। देखिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अक्सर इस तरह की जो तीसरी पार्टी, चूंकि जयराम हर जगह एक तीसरा कोण लेकर आ रहे हैं, इससे पहले जो आमने सामने का मुकाबला दो पार्टियों के बीच होता रहा है एनडीए यूपीए के बीच, तो जयराम तीसरी शक्ति बनकर आ रहे हैं चुनावी मैदान में। और अक्सर ऐसी तीसरी शक्तियां इस बात का इंतजार करती हैं कि जब बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उन्हें जब टिकट नहीं मिलेगा, उनका टिकट कटेगा, तो उन्हें हम विकल्प देंगे। लेकिन जयराम कितने मतलब कहा जा सकता है कि प्लान्ड तरीके से चल रहे हैं, वो भी पता चलता है कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया। यानी वो ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ टिकट, जो छात्र नेता हैं, जो युवा हैं, जो हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, हम उन्हीं को टिकट देंगे, टिकटों का कारोबार नहीं करेंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत प्लान्ड वे में जो है वो टिकट दे रहे हैं। और खास करके उन जगहों पर अभी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, ज़्यादातर कुछ एक सीटों को अगर हम छोड़ दें, जहां पर जो उनका कोर वोट है वो मजबूत होता है। आप अगर टुंडी में देखें तो महतो वोटर जो हैं वो वहां 14-15% के आसपास है, तो इसीलिए टुंडी से मोतीलाल महतो कैंडिडेट हैं। धनवार में देखें तो जो महतो वोटर्स हैं वो 9-10% के आसपास हैं। कोडरमा में 9% हैं, बरही में 9-10% हैं, बरकट्टा में तो 18 से 20% कुर्मी वोटर्स हैं, हजारीबाग में 8-9% हैं। तो आप ज़्यादातर जगहों पर देखेंगे सिंदरी में 15-16% है, बोकारो में 9-10% है, गांडे में 13 से 15% के बीच महतो वोटर्स हैं। तो आप ज़्यादातर जगहों पर देखेंगे। खरसावां एक ऐसी सीट है जहां से अर्जुन मुंडा के लड़ने की भी खबरें आती हैं, वहां पर आप देखें तो महतो वोटर्स जो हैं वो 15-16% के आसपास हैं। और अगर खरसावां भी एक वो सीट है कि अगर वहां पर कुर्मी वोटों में सेंधमारी होती है तो बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। इसी तरह से डाल्टनगंज में भी 8-9% महतो वोटर हैं। तो आप देखें कि इन 14 में से करीब 8-9 सीटें, 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर महतो वोटर
वोटर्स जो है अच्छी संख्या में हैं, तो बहुत ही प्लान्ड वे में सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं कि उनका जो उम्मीदवार हो, अगर जो कोर वोट अगर उनको मिल जाता है और जो युवा साथी हैं वो उनके साथ आ जाते हैं और वो अपने घर वालों को कन्विंस कर लेते हैं, तो फिर जो है जयराम एक त्रिकोणीय मुकाबला कई जगहों पर बना सकते हैं। अब त्रिकोणीय मुकाबला जब भी होता है वहां पर किसको कब फायदा होगा और किसको नुकसान हो जाएगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि जब जयराम महतो इनिशियली वोट गेन करते हैं, उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार जब गेन करता है वोट, तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आमतौर पर जो कुर्मी महतो मेहता वोटर्स होते हैं वो आजसू और बीजेपी को वोट करते आए हैं ट्रेडिशनली, तो इनिशियली वो नुकसान जो है बीजेपी को पहुंचाते हैं। लेकिन एक बार जब 15-20% से ज़्यादा हो जाता है तब अल्पसंख्यक समुदाय को भी जब लगने लगता है कि ये मेन फ्रेम में आ चुके हैं, तब वहां से जाकर जो है इंडिया गठबंधन को नुकसान होना शुरू होता है। बिल्कुल मदन, इसी तरह से धनवार से इन्होंने जो प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है तो वो बाबूलाल मरांडी के लिए भी, हालांकि ये तय नहीं है कि बाबूलाल मरांडी वहीं से लड़ेंगे, लेकिन अगर लड़ते हैं तो उन्हें भी मुश्किलें होंगी। बिल्कुल, देखिए दो बड़े चेहरों के खिलाफ जो है फिलहाल उन्होंने घोषणा कर दी है। पहले एक तो कल्पना सोरेन के खिलाफ अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा, दूसरा बाबूलाल मरांडी धनवार से अगर लड़ते हैं तो उनके खिलाफ उन्होंने राजेश रतन को उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ा ही दिलचस्प अब जो है मोड़ आया है, लेकिन धनबाद से भी उम्मीदवार बनाया सपन मोदक को, लेकिन अभी भी बाघमारा से उम्मीदवार नहीं बनाया है। पिछली बार अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि ढुल्लू महतो के खिलाफ जो है वो उम्मीदवार नहीं देंगे, लेकिन आखिरी वक्त में दिया था। तो अब देखना है कि बाघमारा से वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि बाघमारा से ये चर्चा है कि ढुल्लू महतो के भाई को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और तो बाघमारा में जो है वो JLKM को अच्छा वोट मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान जो है, और वहाँ पर अगर आप देखें तो 46,272 वोट लाने में सफल हुए थे जयराम, तो बाघमारा में भी उन्हें अच्छा वोट मिला था। लेकिन देखिए हम जिन सीटों पर ज़्यादा कह रहे हैं और ख़ास करके गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि ज़्यादा वोट आया है JLKM को, तो इस बात को हमें याद रखना होगा कि उस वक्त जयराम खुद कैंडिडेट थे। तो खुद जयराम जब कैंडिडेट हो उस समय जो वोटर्स का मिजाज होता है और जब उनके प्रत्याशी होते हैं उस समय जो वोटर्स का मिजाज होता है, क्या वो एक जैसा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है और जिसका जवाब हमें चुनाव के दौरान मिलेगा। बिल्कुल, तो अभी इंतजार इस बात का किया जाना चाहिए कि अब चूंकि दोनों ही खेमों से टिकटों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस JMM की बात की जाए, गठबंधन की बात की जाए या फिर NDA फोल्डर की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात है कि इस बात का इंतजार भी रहेगा कि अब आजसू और JDU को कौन कौन सी सीटें मिलती हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जयराम और कितने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हैं। 20 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा उन्होंने कर दी है और अब इंतजार इस बात का है कि आगे आगे और भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो।